हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 25 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है विश्व मलेरिया दिवस 2025। दूसरा टॉपिक है सुफलम 2025। तीसरा है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025। अगला है एम्स रायपुर द्वारा अपना पहला स्वेप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूर्ण। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा स्वदेशी इंडोर वायु शोधन समाधान यू ब्रीथ लाइफ को वित्तीय सहायता। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के स्वायत्त संस्थान भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा सूर्य में हीलियम की प्रचुरता की सटीक गणना के लिए नई विधि का विकास। अगला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा का शुभारंभ। नेक्स्ट है इंडिया स्टील 2025। अगला है पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि 1960 निलंबित। नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा को पहला ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान। अगला है विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 सूची में 7 भारतीय शामिल। नेक्स्ट है पिंक ई रिक्शा योजना। और लास्ट टॉपिक है भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक विश्व मलेरिया दिवस 2025। तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी को नियंत्रित करने, रोकने और अंततः समाप्त करने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक वैश्विक पहल है। ठीक है, WHO इसको ऑर्गेनाइज करता है और इसकी थीम है इस बार की मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। ठीक है, क्या थीम है? मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट। ठीक है, आगे है मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलने वाले परजीवियों के कारण होता है, जो खासकर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है सुफलम 2025। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स सुफलम 2025। ये खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। ठीक है, और ये इसका दूसरा संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन 25-26 अप्रैल 2025 को NIFTEM के हरियाणा में सोनीपत हरियाणा में ये संस्थान स्थित है फूड प्रोसेसिंग का, तो वहां पर किया गया। ठीक है, और इसका आयोजक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार और NIFTEM कुंडली, ये इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य लक्षित पहलों के माध्यम से नवाचार, स्थिरता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना है। ठीक है, अगला टॉपिक है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025। ठीक है, तो 24 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 की शुरुआत की गई, जो 24 से 30 अप्रैल तक वैश्विक स्तर पर मनाया जाएगा। कब से कब तक मनाया जाएगा? 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह WHO द्वारा मनाया जाएगा। ठीक है, और विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, इसकी तारीख निश्चित नहीं है, ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार इसकी थीम इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, ये इसकी थीम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया गया है। किस अभियान का? राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को खसरा और रुबेला के टीके की 2 खुराक देकर 100% टीकाकरण कवरेज कर उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली प्रदान करना है। ठीक है, और भारत ने वर्ष 2026 तक खसरा और रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? वर्ष 2026 तक इनके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। खसरा और रुबेला के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।
अगला है, भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के अंतर्गत सभी पात्र बच्चों को क्रमशः 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने की आयु में खसरा रूबेला वैक्सीन की 2 खुराक मुफ्त दी जाती है। पहली कब दी जाती है? 9 से 12 महीने पे, और दूसरी 16 से 24 महीने की आयु में दी जाती है। वर्तमान में भारत का MR टीकाकरण कवरेज पहली खुराक के लिए 93.7% है। ठीक है, जो 9 से 12 महीने की आयु में लगती है तो उसका टीकाकरण कवरेज 93.7% है, और दूसरी खुराक के लिए 92.2% है, जो 16 से 24 महीने की आयु में लगती है। ठीक है, तो जो दोनों वैक्सीन है उनका कवरेज ये पहले के लिए 93.7% है और दूसरी के लिए 92.2% है। वर्ष 2024 में भारत में वर्ष 2023 की तुलना में खसरे के मामलों में 73% की कमी आई है। ठीक है, और रूबेला के मामलों में 17% की कमी दर्ज की गई है। खसरा के मामलों में 73% और रूबेला में 17% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इस कमी की वजह से कि जो इसमें उल्लेखनीय कमी लाया है, भारत सरकार के प्रयासों जो कमी आई है, तो इसके लिए मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, खसरा और रूबेला अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग हैं जो गंभीर बीमारियों, आजीवन जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। अगला टॉपिक है, एम्स रायपुर द्वारा अपना पहला स्वेप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूर्ण। तो एम्स रायपुर स्वेप किडनी ट्रांसप्लांट, जिसको किडनी पेड ट्रांसप्लांट KPT भी कहा जाता है, किडनी पेड ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है, करने वाला नए एम्स संस्थानों में पहला और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। ठीक है, जो नए एम्स बने हैं उनमें पहला और छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। अनुमान है कि स्वेप किडनी ट्रांसप्लांट से ट्रांसप्लांट की संख्या में 15% की वृद्धि होगी। और राष्ट्रीय संगठन और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वेप डोनर ट्रांसप्लांटेशन के कार्यान्वयन की सिफारिश की है, क्योंकि इस विकल्प से डोनर की संख्या बढ़ सकती है। ये होता क्या है? ठीक है, इसमें जैसे किसी को किडनी की जरूरत है और उसके पास एक डोनर है, लेकिन वो उससे ब्लड ग्रुप वगैरह उसके मैच नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाता है, जैसे दूसरा कोई पेशेंट है और उसके पास भी डोनर है और उसका भी मैच नहीं हो रहा है, तो दोनों का आपस में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये स्वेप किडनी ट्रांसप्लांट है। नोटो द्वारा देश भर में इन प्रत्यारोपणों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए एक राष्ट्र एक स्वेप प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। एक राष्ट्र एक स्वेप प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। और स्वेप ट्रांसप्लांट होता क्या है? तो स्वेप ट्रांसप्लांट में अभी अपन ने देखा है, गुर्दे की विफलता से पीड़ित एक मरीज जिसके पास एक इच्छुक जीवित दाता है, लेकिन असंगत रक्त समूह या HLA एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण किडनी प्राप्त करने में असमर्थ है, किसी अन्य असंगत जोड़ी के साथ दाताओं का आदान प्रदान करके प्रत्यारोपण करवा सकता है। पहले इसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में दे दी गई। अगला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB द्वारा स्वदेशी इंडोर वायु शोधन समाधान यूब्रीथ लाइफ, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो गुरुग्राम स्थित मेसर्स अर्बन एयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है यूब्रीथ लाइफ, और ये स्वदेशी इंडोर वायु शोधन समाधान है। ठीक है, अर्बन मोनार इफेक्ट और ब्रीदिंग रूट्स नामक एक पेटेंटेड इनोवेशन पर आधारित यह सिस्टम पत्तेदार इंडोर पौधों की प्राकृतिक वायु शुद्धिकरण क्षमता को बढ़ाता है। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एयर प्यूरिफाई करने की जो कैपेसिटी है उसको ये बढ़ाता है। कमरे से हवा को पौधों की पत्तियों की ओर खींचा जाता है, फिर मिट्टी जड़ क्षेत्र में निर्देशित किया जाता है जहां शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है। और डिवाइस में एक केंद्र प्रसारक पंखा होता है जो सक्शन दबाव बनाता है, जिससे जड़ों के माध्यम से संसाधित शुद्ध हवा को इंडोर स्थान में 360 डिग्री में छोड़ा जा सकता है। अगला टॉपिक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान भारतीय तारा भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु द्वारा सूर्य में हीलियम की प्रचुरता की सटीक गणना के लिए एक नई विधि का विकास किया गया। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नीशियम और कार्बन का उपयोग किया जाएगा।
तो IIA बेंगलुरु द्वारा सूर्य में हीलियम की प्रचुरता की सटीक गणना की एक नई विधि खोजी गई है। अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा डिजिलॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा का शुभारंभ। ठीक है, डिजिलॉकर के माध्यम से अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। तो 24 अप्रैल को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया और इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र NCSSR का भी उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडिया स्टील 2025। तो 24 अप्रैल को मुंबई में आयोजित किया गया और ये 6वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन है। ठीक है, इंडिया स्टील का ये 6ठा संस्करण है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय इस्पात नीति है भारत की, उसके तहत भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इसको 2047 तक 500 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक को इसको 300 से बढ़ा के 500 मिलियन टन किया जाएगा। भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति स्टील की खपत लगभग 98 किलोग्राम है। ठीक है, और 2030 तक इसके 160 किलोग्राम तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में 98 किलोमीटर 98 kg है। ठीक है, और 2030 तक ये 160 kg हो जाएगी। अगला टॉपिक है पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि 1960 को निलंबित कर दिया गया। तो देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 19 सितंबर 1960 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे और इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियों जो सतलुज, व्यास और रावी हैं, उनका सारा पानी भारत के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। भारत को किन किन का मिलेगा? पूर्वी नदियों का, सतलुज, व्यास और रावी का, और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिलेगा। ठीक है, जो सिंधु नदी प्रणाली है उसका 80% पानी है वो पाकिस्तान को मिल रहा है और 20% पानी है जो पूर्वी नदियों से मिल रहा है वो भारत को मिल रहा है। ठीक है, तो भारत को 33 मिलियन MEF पानी मिल रहा है। ठीक है, मिलियन एरिया फीट पानी मिल रहा है और पाकिस्तान को 135 MEF पानी मिल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का और भारत को पूर्वी नदियों का। ठीक है, तो भारत को मिल रहा है सतलुज, व्यास और रावी पूर्वी नदियां और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिल रहा है। ठीक है, सिंधु नदी है वो तिब्बत से निकलती है और भारत के लद्दाख से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है और लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। झेलम और चिनाब नदियां हैं, ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जम्मू और कश्मीर से होकर के बहती है। ठीक है, और सतलुज, व्यास और रावी नदियां हैं जो पूर्वी नदियां हैं जिनका पानी भारत यूज करता है। ये नदियां पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले उत्तरी भारत और पंजाब से होकर बहती हैं। सिंधु जल संधि में निकास खंड का अभाव है, कोई एग्जिट क्लोज इसमें नहीं है, जिसका अर्थ है कि न तो भारत और न ही पाकिस्तान कानूनी रूप से इसे एक तरफा रद्द कर सकते हैं। इस संधि की कोई समाप्ति तिथि भी नहीं है तथा इसमें किसी भी संशोधन के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, यद्यपि संधि से बाहर नहीं निकला जा सकता, फिर भी इसमें विवाद समाधान तंत्र मौजूद है। इसके अनुच्छेद 9 अनुलग्नक F और G के साथ शिकायतें उठाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 9 में। तो इसमें इसके 3 तरीके हैं। पहला, स्थायी सिंधु आयोग के समक्ष शिकायत को रखा जा सकता है। दूसरा है एक तटस्थ विशेषज्ञ के समक्ष रखा जा सकता है और तीसरा है मध्यस्थों के एक मंच के समक्ष रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। अगला टॉपिक है प्रियंका चोपड़ा को पहला ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान। ठीक है, तो लॉस एंजल्स में चौथे वार्षिक गोल्ड हाउस गाला में 10 मई को ये प्रदान किया जाएगा। पहला ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड किसको? प्रियंका चोपड़ा को दिया जाएगा।
ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर एक नया पुरस्कार है जो अग्रणी वैश्विक नेताओं को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। ये सम्मान भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड में उनके 25 साल के करियर की उपलब्धियों के लिए दिया गया है, जो पूर्वी और पश्चिमी मनोरंजन उद्योग को जोड़ने में उनके योगदान को दर्शाता है। तो किसको मिला है पहला ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड? ये प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 सूची में 7 भारतीय शामिल हैं। कितने भारतीय हैं? टोटल 7 भारतीयों को शामिल किया गया है। कौन कौन है? अनुराग मालू, पर्वतारोही और उद्यमी है। दूसरे हैं निपुण मल्होत्रा, ये निपमैन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। तीसरे हैं रितेश अग्रवाल, जो ओयो होटल्स एंड होम्स के संस्थापक हैं। चौथे हैं आलोक मेडिकेपुरा अनिल, ये नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के संस्थापक हैं। पांचवे हैं किंजरापू राम मोहन नायडू, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं भारत सरकार में, नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है, भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और ये भारत के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री भी हैं। किंजरापू राम मोहन नायडू सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है भारती सुब्रमण्यम, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रधान संपादक हैं। और सातवें हैं नटराजन शंकर, ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। तो विश्व आर्थिक मंच की इस सूची में 40 वर्ष से कम आयु के कुल 116 यंग लीडर को शामिल किया गया है, जिनमें से भारत के कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है पिंक ई रिक्शा योजना। तो ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत जो पात्र महिलाएं हैं उनको ई रिक्शा खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 20% राशि दी जाती है, जो अधिकतम कितनी हो सकती है? 80,000 रुपए अधिकतम हो सकती है। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट होती है उसका 20% और अधिकतम 80,000 रुपए ये दिया जाएगा। और इससे राज्य की 17 जिलों के करीब 10,000 महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। 17 जिलों की 10,000 महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। अगला है भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीती। किसने जीती है? कोनेरू हम्पी ने जीती है। और चीनी ग्रैंड मास्टर झू जिनर के साथ टाई ब्रेक में कोनेरू हम्पी को विजेता घोषित किया गया और झू जिनर को दूसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स के अंक और पुरस्कार राशि है वो हम्पी और झू जिनर के बीच में साझा की जाएगी और इसमें तीसरे स्थान पर भारत की मास्टर दिव्या देशमुख रही। ठीक है, तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।